हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज फार्मा सीरीज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस 3 लेक्चर में पहले में इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इंट्रोडक्शन, जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, इन सब के बारे में जो है हमने पढ़ा था। फिर दूसरा लेक्चर जो हम अटेंड किए थे वो था एसी इन्वर्टर्स यानी एंजियोटेंसिन रेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्वर्टर्स का। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर था वो था एआरबी, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का। अब जो इसका चौथा लेक्चर है यानी फोर्थ लेक्चर है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, ठीक है, दो तरीके के मेडिसिन को पढ़ेंगे जो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीबी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, सीसीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो मेन मेडिसिन है, ठीक है, उनमें आता है एक आपका वेरेपामिल और दूसरा डेल्टियाजम। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो तीसरा मेडिसिन है, ठीक है, डाईहाइड्रोपायरिडीन। अब ये डाईहाइड्रोपायरिडीन जो होता है ये एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो मतलब सिंथेसाइज करके, ठीक है, इससे कई तरीके के मेडिसिन बनाए गए हैं। जैसे बात कर लेते हैं इसकी डाईहाइड्रोपायरिडीन की जो पहली मेडिसिन है वो निफिडिपिन, ठीक है, दूसरी एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन, ठीक है, इससे आप लोग भली बात परिचित होंगे। एम्लोडिपिन जो है वो वाइडली यूज किया जाता है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं क्लिनिडिपिन। ठीक है, क्लिनिडिपिन भी जो है क्लिनिकली वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी मेडिसिन जो है फेलोडिपिन, निकार्डिपिन। ठीक है, निकार्डिपिन का भी जो है यूज किया जाता है मेनली कार्डियक पेशेंट में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो इसराडिपिन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यूजफुल इन ऑल ग्रेड, ठीक है, यूजफुल इन ऑल ग्रेड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन है ये सभी प्रकार के यानी सभी तरीके के जो हाइपरटेंशन है उसमें यूजफुल होता है। द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, यानी जो इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है यानी जो ये मेडिसिन यानी कह लें शॉर्ट फॉर्म में कि जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये किस तरीके से काम करती है, तो ये जो इसका काम करने का तरीका है वो है पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, यानी जो पेरिफेरी की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको क्या करता है, ये डायलेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो हेडेक, दूसरा फ्लशिंग यानी पसीना आना, तीसरा एंकल एडिमा। एंकल एडिमा क्या होता है, जो एड़ी होती है, ठीक है, ये जो एड़ी होती है आपकी इसमें सूजन हो जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है। तीसरा पल्पिटेशन यानी घबराहट होता है, ठीक है, और टैकीकार्डिया, ठीक है, मतलब देखा गया है इसमें कि पेशेंट का जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है यानी बढ़ जाता है। अब जो इसमें एंकल एडिमा है, ठीक है, ये मेनली जो है क्लिनिकली देखा गया है कि जो इसका एम्लोडिपिन है, ठीक है, एम्लोडिपिन साल्ट जो है, ठीक है, इसके यूज से ज़्यादा देखा गया है, यानी जो क्लिनिकली एम्लोडिपिन यूज़ किया गया है, ठीक है, उस केस में एंकल एडिमा को ज़्यादा आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, ज़्यादा बार। तो ये हो गए इसके मेडिसिन और इसका साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के और उसके बाद में जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में कि डायूरेटिक्स जो है अपना किस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के। तो इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बीटा ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड विथ निफिडिपिन, ठीक है, निफिडिपिन यानी अभी जो आप डाईहाइड्रोपायरिडीन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, उससे जो बनाया हुआ एक सिंथेसिस किया हुआ जो मॉलिक्यूल था निफिडिपिन, ठीक है, उसको अगर हम बीटा ब्लॉकर, ठीक है, उसको अगर हम बीटा ब्लॉकर के साथ में
बीटा ब्लॉकर के साथ में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया यानी जो साइड इफेक्ट में उसके टैकीकार्डिया काज हो रहा था उसको जो है हम काउंटरैक्ट कर देंगे, ठीक है, निफिडिबिन को ऐड करके। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इज मिनिमल, ठीक है, इज मिनिमल और absent, ठीक है, यानी कम से कम या बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मिनिमल विथ ब्रेपामिल, ठीक है, ब्रेपामिल एंड डिल्टियाजम, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट, ठीक है, ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट। अब ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट को समझते हैं। ग्रेटर जो ब्रेपामिल और डिल्टियाजम होता है इसका जो एक्शन होता है वो जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको डिप्रेस कर देती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है। अब जब हार्ट जो है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया क्या होता है कि जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। तो जब कार्डियक यानी हार्ट जब डिप्रेस रहेगा, ठीक है, जब उसमें एक्टिविटी उसकी कम से कम रहेगी तो हार्ट बीट कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है कि ब्रेपामिल और डिल्टियाजम, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को जो है इनमें या तो मिनिमम होता है, कम से कम होता है, या होता ही नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है कार्डियक ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, यानी जो हार्ट होता है, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं यानी स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रेपामिल एंड डिल्टियाजम शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ कार्डियक डिसफंक्शन, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर कोई पेशेंट है उसको कार्डियक डिसफंक्शन है, ठीक है, कार्डियक डिसफंक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है, या और कार्डियक कोई डिजीज़ है, तो उसमें जो है हम ब्रेपामिल और डिल्टियाजम, ठीक है, इन दोनों मेडिकेशन को जो है अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ देयर कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट, ठीक है, वही है कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट, मतलब इसको इसलिए अवॉइड कर देंगे क्योंकि इसकी जो कार्डियक डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो कार्डियक डिस्फंक्शन वाले पेशेंट हैं उनमें हम इन दो मेडिसिन को जो है अवॉइड करेंगे कि इनको प्रिस्क्राइब ना किया जाए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पार्टिकुलरली यूजफुल इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है, एल्डरली पेशेंट में क्या, जो एक यंग पर्सन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, यानी स्ट्रांग होती है। तो अगर हम ब्रेपामिल या डिल्टियाजम, ठीक है, या अदर कोई मेडिसिन है जैसे एम्लोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया, या और कोई भी डाइहाइड्रोपाइरिन हो गया, तो जब इसको हम किसी एल्डरली पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं तो चूंकि उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो ग्रेटर है, ठीक है, तो अगर इसको जो एक्टिविटी है उसको डिप्रेस करती है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो कार्डियक मतलब ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट एक्टिविटी रख रहा है, ठीक है, तो जब वो कार्डियक ग्रेटर डिप्रेसेंट एक्टिविटी रख रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो हार्ट को जो है डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है तो अगर वो उसको कितना भी डिप्रेस करेगा तो वो उसको उस लेवल तक नहीं डिप्रेस कर पाएगा जिससे पेशेंट को किसी तरीके का नुकसान हो, ठीक है। तो वही ये मतलब जो पॉइंट है उसमें यही बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये मोस्टली जो है एल्डरली पेशेंट में प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो है उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो ये मेडिसिन है अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाता है। और कहाँ नहीं देना है, ठीक है, सॉरी, और कहाँ देना है, इन पेशेंट विथ, ठीक है, एंजाइना, ठीक है, यानी अगर किसी पेशेंट को जो है एंजाइना है, ठीक है, तो वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अस्थमा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, माइग्रेन, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, डायबिटीज़ एंड रीनल डिसफंक्शन, ठीक है, यानी ये जो बीमारियां हैं, ठीक है, इसमें जो है हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, ठीक है, सेफ यूज कर सकते हैं। किस पेशेंट में, एल्डरली पेशेंट में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो मेडिसिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यह हमेशा एक यंग पर्सन यानी
युवक नौजवान पर्सन में जो है हम यूज़ करेंगे। कभी भी जो है इसको ओल्ड पेशेंट में यानी वृद्ध अवस्था में जो पेशेंट है, ठीक है, उसमें हम इस दवा को जो है यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है कि उसको यूज़ करना पड़ रहा है तो बहुत ही केयरफुल तरीके से जो है हम इसको यूज़ करेंगे और पेशेंट को जो है रेगुलरली, ठीक है, मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसके जो है साइड इफ़ेक्ट देखते रहेंगे। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का। तो आइए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दे आर यूज्ड एज मोनोथेरेपी। ठीक है, मोनोथेरेपी मतलब क्या होता है कि केवल एक ही दवा यूज़ किया जाए, मतलब एक साथ में केवल एक दवा यूज़ किया जा रहा हो किसी पार्टिकुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में। आर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर इन कॉम्बिनेशन मतलब या उसके साथ में, ठीक है, कोई और मेडिकेशन, ठीक है, ऐड कर दिया गया अदर एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका जो यूज़ है एज एंटी हाइपरटेंसिव वो सिंगल दवा दे के भी किया जाता है और यह किसी और एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसके साथ में ऐड करके भी दिया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मोनोथेरेपी की, ठीक है, तो मोनोथेरेपी में इसका एक मेडिसिन है उसके एम्लोडिपिन, ठीक है, एम्लोडिपिन, ठीक है, एम्लोडिपिन की बात करते हैं। ये 5 और 10 mg में, ठीक है, ये 5 और 10 mg में मोनोथेरेपी मतलब एज ए सिंगल मेडिसिन यूज़ किया जाता है। अगर कोई मतलब एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सॉरी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको उसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो है एम्लोडिपिन को केवल 5 mg में या 10 mg में भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं और इन कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर के साथ में, ठीक है, कंबाइन किया जाता है, ठीक है, जैसे हम एट्रिनोलोल, ठीक है, एट्रिनोलोल, ठीक है, यानी एम्लोडिपिन मोनोथेरेपी में और कॉम्बिनेशन में किसके साथ हो गया, एट्रिनोलोल के साथ में। एट्रिनोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। तो ये जो है इस पॉइंट का मतलब हो गया कि दे आर यूज्ड एज मोनोथेरेपी, मोनोथेरेपी में एम्लोडिपिन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव। तो अदर एंटी हाइपरटेंसिव में हमने जो है बीटा ब्लॉकर को ले लिया, तो इसका जो एक कॉम्बिनेशन बन गया वो गया एम्लोडिपिन और एटेनोलोल। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दे डिक्रीजेस एल्ब्यूमिनुरिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन किससे लिया गया है, ये एक एल्बुमिन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए शरीर में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो उसमें ये अक्सर बढ़ जाया करता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन के थ्रू अगर होने लगे तो उसको एल्ब्यूमिनुरिया, ठीक है, कहा जाता है। तो ये एल्ब्यूमिनुरिया को जो है डिक्रीज करता है और आल्सो स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ नेफ्रोपैथी इन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। यानी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें नेफ्रोपैथी हो जाता है, नेफ्रोपैथी यानी जो होता है किडनी का डिस्फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, उसको भी ये स्लो करता है। तो ये दो तरीके से जो है काम करता है, एक एल्ब्यूमिनुरिया को डिक्रीज करता है और दूसरा स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ, ठीक है, नेफ्रोपैथी इन डायबिटिक पेशेंट। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखिए जब कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आता है, एक हेल्थ वर्कर के लिए क्या मायने रखता है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए, ठीक है, उसके लाइफ को सेव करे। तो उस पर्पज से जो है ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ कि इंट्रावेनस यानी आईबी क्लेविडिपिन, ठीक है, क्लेविडिपिन ये क्या है, ये भी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, कौन सा है, डीएसपी का, ठीक है, डाइहाइड्रोपायरिडीन का, ठीक है, इज यूजफुल इन ट्रीटिंग सीवियर हाइपरटेंशन। यानी अगर सीवियर हाइपरटेंशन हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्लेविडिपिन का जो है आईवी रूट से यूज़ करते हैं। तो ये
जो है बात कर लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है बात करेंगे डायूरेटिक्स की। ठीक है, अब डायूरेटिक्स में हम उसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका थायराइड, ठीक है, और लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है, ठीक है, उसका हाइपरटेंशन में जो है यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है वो क्या करता है कि उसमें पोटेशियम होता है, तो वो हाइपरकैलेमिया, ठीक है, काज करता है एज साइड इफेक्ट। आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप देखे होंगे कि एसी इन्वर्टर्स हो या एआरवी ब्लॉकर्स हो, ठीक है, तो उन सब में जो है क्या हो रहा था कि एज ए साइड इफेक्ट में पोटेशियम डायूरेटिक्स के साथ में जो है हाइपरकैलेमिया काज कर दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है उसको ना के बराबर जो है यूज़ किया जाता है हाइपरटेंसिव पेशेंट में। तो आइए बात करते हैं अब डायूरेटिक्स के बारे में। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बाद में वो आपका है डायूरेटिक्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स ए क्लास ऑफ ड्रग दैट हेल्प द बॉडी गेट रीड ऑफ एक्सेस फ्लूइड एंड साल्ट। ठीक है, कैसे? बाई इंक्रीजिंग यूरिनेशन। ठीक है, यानी जो डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का ड्रग होता है, और ये जो शरीर में पानी जो इकट्ठा होता है, ठीक है, या कह सकते हैं फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो उसको क्या करता है, उसको यूरिनेशन के थ्रू जो है शरीर से बाहर करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन डायूरेटिक्स है वो है थायाजाइड। ठीक है, एक जो इसका ग्रुप है, ठीक है, वैसे तो इसमें 2-3 ग्रुप होते हैं, 3 होते हैं मेनली। एक थायराइड होता है, एक लूप डायूरेटिक होता है, और तीसरा जो होता है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है। तो अभी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के बारे में मतलब लास्ट में पढ़ेंगे, देखेंगे उसका कोई विशेष यूज नहीं है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। जो मेन रोल है वो है इसी का, डायूरेटिक्स का। ठीक है, डायूरेटिक्स में किसका? थायराइड का। तो आइए समझते हैं। थायराइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स आर वाइडली यूज्ड ड्रग फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी जो थायराइड और उससे संबंधित ड्रग हैं उनका हम लोग यूज़ अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हाइपरटेंशन है वो सीवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जनरली जो सामान्य तरीके का हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, उस तरीके का होना चाहिए, वो सीवियर नहीं होना चाहिए। तो वही ये कह रहा है कि इट इज़ वाइडली यूज इन अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, यानी कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका जो मेन ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में। जो थायराइड ग्रुप है, ठीक है, थायराइड ग्रुप के जो सभी ड्रग्स हैं उनका यूज जो है हम एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो ड्रग है वो है क्लोरोथायजाइड। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, और तीसरा जो है वो क्लोरथालिडॉन। ठीक है, तो ये जो 3 है ये कॉमनली यूज्ड थायराइड हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का जो है यूज़ किया जाता है। अब इन तीनों का यूज़ जो है किसी का बीटा ब्लॉकर्स के साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ में यूज़ किया जाता है, तो इसी का यूज़ किया जाता है। अब इसके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका कि दे शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन लो डोज, यानी इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो ये ध्यान में रखना है कि हमेशा लो डोज में किया जाना चाहिए। ठीक है, लो डोज में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो 12.5 mg में, ठीक है, किया जाता है, और 5 mg में भी, ठीक है, 5 mg और 10 mg में भी किया जाता है। ठीक है, उसका अभी जो है हम देखेंगे। तो जो 12.5 mg यानी 12.5 mg में जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड को यूज़ किया जाता है, और जो 5 mg 10 mg में किया जाता है वो लूप डायूरेटिक्स का। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स में आपका, ठीक है, फुरासेमाइड, ठीक है, टॉर्सेमाइड, तो ये सब जो ड्रग है वो होते हैं, तो उनका जो है यूज किया जाता है 5 mg 10 mg में, लेकिन जनरली जो है वो 5 mg में ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हैज ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
ठीक है, हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी जो इसका एक्शन है, ठीक है, वो लंबे समय तक होता है, इसीलिए हम इसको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है लो डोज में इसको प्रिस्क्राइब किया जाए। तीसरा पॉइंट जो है, इफ एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स इज नॉट एडिक्वेट द डोज कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, द डोज कैन बी इंक्रीज्ड, डोज को इंक्रीज करना है, ठीक है, लेकिन कब, जब जो डोज दिया गया है अगर वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है, तब उस केस में जो है हम इसके डोज को बढ़ाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इसका यूज़ है, ठीक है, वो माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, हाइपरटेंशन में करना है, लेकिन कब, जब ये अनकॉम्प्लिकेटेड हो। जनरली क्या होता है कि जब तक हाइपरटेंशन सीवियर स्टेज में नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको जनरली अनकॉमन ही माना जाता है, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड ही माना जाता है। अब लास्ट पॉइंट जो है, फ्रिक्वेंटली यूज ड्रग इज क्लोरथालिडोन, ठीक है, ये जो क्लोरथालिडोन ड्रग है, ठीक है, इसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था, पहले किया जाता था, ठीक है, अब जो है इसको नहीं यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरथालिडोन है, ठीक है, इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, तो इसको जो है अब यूज नहीं किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इंडिपामाइड एंड मेटोलाजोन, ठीक है, आर मोर पोटेंट ड्रग एंड हैज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड प्रोड्यूसेस फीवर साइड इफेक्ट देन थायाजाइड, ठीक है, यानी जो इंडिपामाइड है और मेटोलाजोन है, ठीक है, ये मोर पोटेंट ड्रग है किससे, थायाजाइड से, ठीक है, और जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लंबे समय तक होता है, और जो इनका साइड इफेक्ट होता है वो भी जो है थायाजाइड से कम होता है, तो इसका जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी का यूज़, थायाजाइड का ही यूज़ किया जाता है, और थायाजाइड में किसका, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में इसके साइड इफेक्ट देखेंगे और इसका लास्ट में एडवांटेज देख लेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखते हैं। थायाजाइड, ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट Na+Cl- सिम्पोर्ट इन द अर्ली पार्ट ऑफ DCT, ठीक है। तो जो DCT क्या है, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन ऑफ किडनी, ठीक है, यानी जो किडनी का DCT, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, उसका जो DCT पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक PCT होता है, लूप ऑफ हेनले और DCT, ठीक है। तो जो DCT का पार्ट होता है, ठीक है, और जो अर्ली पार्ट होता है DCT का, ठीक है, उनमें क्या करता है, Na+ और क्लोरीन, ठीक है, दोनों का जो सिम्पोर्ट होता है, ठीक है, उनको ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि Na+, ठीक है, यानी सोडियम और वाटर, ठीक है, इन दोनों का एक्सक्रीशन जो है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, प्रमोट Na+ यानी सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन, तो दोनों का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो CO2 होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब वो डिक्रीज कर जाता है तो उससे जो है BP मेंटेन हो जाती है, यानी BP में डिक्रीज कर जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर थायराइड को, ठीक है, हम क्रॉनिक मतलब थेरेपी पे रखें, ठीक है, ऑन क्रॉनिक थेरेपी, तो उससे क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं Na+, ठीक है, कंसंट्रेशन घट रहा है, तो Na+ कंसंट्रेशन जब घट रहा है ब्लड में, तो वो केवल किडनी में तो घटेगा नहीं, ठीक है, DCT में वो पूरा जो स्मूथ ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, पूरे में उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो जब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से जो वैस्कुलर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, जो हमने AC इन्वर्टर्स में पढ़ा था, तो वो भी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है
तो जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या करता है, डायलेट कर जाता है। तो जब वो डायलेट कर जाता है तो उससे भी जो बीपी फॉल कर जाती है, यानी जो हाई बीपी होता है, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। थायाजाइड, ठीक है, थायाजाइड में आप हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथालिडान, ठीक है, और क्लोरथायाजाइड, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो डीसीटी होता है, डीसीटी का जो अर्ली पार्ट होता है, यानी जो शुरुआती पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले के बाद में, उसमें सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, दोनों का जो सिम्पोर्ट होता है उसको इनहिबिट कर देता है। अब जब दोनों का सिम्पोर्ट इनहिबिट कर दिया, उसमें जा नहीं पा रहा है डीसीटी में, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो बाहर होते हैं, ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो प्रमोट, इसमें लिखा हुआ है प्रमोट सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन। तो वाटर के साथ में, जो यूरिन के साथ में सोडियम भी बाहर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि CO2 डिक्रीज कर जाती है और बीपी फॉल कर जाता है, यानी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। फिर दूसरा वे क्या है, उसी का दूसरा तरीका, कि जब हम लंबे समय तक देते हैं थायराइड को, तो ये क्या करता है, ये जो सोडियम का कंसंट्रेशन, क्योंकि सोडियम लगातार बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तो जब जो ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में, तो ये क्या करता है कि इनमें जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, सोडियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। तो उससे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है, और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो डायलेट कर जाती हैं, और उनके डायलेट करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, ठीक है, कि इसके एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज इसका जो है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी जो इसका एक्शन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। दूसरा चीप, ठीक है, यानी जो इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। तीसरा वेल टॉलरेटेड बाय एल्डरली पेशेंट, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो है एल्डरली पेशेंट, यानी जो नौजवान युवक हैं, उनमें अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दूसरा थर्ड है डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग यूरिनरी Ca2+ एक्सक्रीशन, ठीक है। ये क्या करता है कि ये Ca2+ जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जब उसको रिड्यूस कर देता है तो कैल्शियम को बोन जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब बोन उसको कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करती है तो बोन हार्ड हो जाती है, तो उससे जो है फ्रैक्चर का इंसिडेंस जो होता है, चांस होता है, वो कम हो जाता है। तो वही ये कह रहा है कि डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर इन एल्डरली पेशेंट रिड्यूसिंग द एक्सक्रीशन ऑफ Ca2+, ठीक है, कैल्शियम। फिर लास्ट जो है इसका एडवांटेज हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे जो अदर मेडिसिन है, ठीक है, मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, तो उनके साथ में जो इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है वो अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका एडवांटेज हो गया। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, और इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जो है इस लेक्चर को खत्म। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, वो पहला है हाइपोकैलेमिया, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इम्पोटेंस एंड डिक्रीज लिबिडो, ठीक है। तो ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। अब बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट में करके लिख लेते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर यूजली गिवन विथ थायराइड टू काउंटरएक्ट K+ लॉस एंड इंक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव इफिकेसी। जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसका अदर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होते हैं, ठीक है, उनके साथ में इसका यूज किया जाता है। तो थायराइड के साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो पोटेशियम का लॉस होता है थायराइड की वजह से, ठीक है, तो उसको ये जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स उसको काउंटरएक्ट करता है, यानी उसको पूरा करता है, और उस तरीके से जो है इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव एफिकेसी होती है उसको ये इंक्रीज करता है। अब दूसरा जो वो लाइन है उसको देखते हैं, यूज ऑफ AC इन्हिबिटर्स, ठीक है, यूज ऑफ AC इन्हिबिटर्स विथ थायाजाइड
डिक्रीजेस के प्लस लॉस बाय थायाजाइड एंड इनहेंसेस एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। डिक्रीजेस के प्लस लॉस बाय थायाजाइड, ठीक है। यानी जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, उसको अगर हम थायाजाइड के साथ में यूज़ करें तो जो थायाजाइड के प्लस का लॉस कराता है, ठीक है, उसको ये जो एसी इनहिबिटर्स है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देता है, यानी उसके लॉस को कम कर देता है और उस तरीके से जो है ये बेटर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स जो है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कैसे काम करते हैं, इस लेक्चर में हमने देखा। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, वो सिंपैथेटोलिटिक और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो एक्ट करने वाली दवाएं हैं, ठीक है, वो किस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।